नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। यूपीएससी की 2022 की परीक्षा में 120वां रैंक हासिल करने वाले गगन मीणा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बताऊं और अपने स्टूडेंट्स को, उससे बेहतर है कि मैं आपकी यूपीएससी की जर्नी को आपके मुंह से ही पूछ लूं। कैसी रही आपकी यूपीएससी की जर्नी? सर 2018 में अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे IIT BHU से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ गया। मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया। 19 में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। 2020 में फाइनल सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ था। अच्छा। 2020 में अटेम्प्ट दिया, उस साल मेरा मेंस से क्वालिफाई नहीं हुआ। तीसरा अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया, उस साल मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IPS हरियाणा कैडर मिला। ठीक है। इस बार मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया और इस बार मुझे 120वीं रैंक मिली है और होपफुली अब IAS मिल जाएगा। निश्चित ही है लगभग। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आपका ये दुष्चक्र खत्म हुआ। इस बार अब पीटी नहीं देना है अगली बार से। हाँ बिल्कुल सर, जो यूपीएससी का जो साइकिल है, हाँ, उससे कम से कम इसमें मुक्ति सबसे मिल ज्यादा रही है। दर्दनाक यही है कि जब रिजल्ट आए और प्रॉपर IAS ना मिले तो अगला पीटी एक बिल्कुल। बड़ा चैलेंज है। तो आप उससे बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल सर। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि गगन जी IITian है। IIT BHU से आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया और एमटेक भी है। यस सर। हिंदी माध्यम को लेकर अगर बात करें, मीडियम में आपके पास दोनों है। मैथमेटिक्स ऑनर्स है, यस। तो इंग्लिश मीडियम भी है, और GS आपने हिंदी से डील किया है। आपको क्या फील हुआ कि हिंदी मीडियम के लिए कहाँ कहाँ हर्डल्स दिखते हैं आपको, या जो आम तौर पर स्टूडेंट्स के बीच ये बात चलते रहती है कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट बड़ा दिक्कत की बात है, बड़ी दिक्कत की बात है। आपका अपना अनुभव क्या है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो यूपीएससी के लेवल पर तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है। बाकी जो मुख्य समस्या हिंदी मीडियम में पहली रिसोर्स की है, क्योंकि मैक्सिमम जो बुक है या फिर जो नोट्स अवेलेबल है वो अच्छी राइटर ने जो लिखी हुई है वो या तो इंग्लिश में है, हिंदी में उनको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन उस तरीके से उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। सेकंड चीज़ है कि जो करंट अफेयर या फिर जो न्यूज होती है, क्योंकि आजकल जो पेपर है वो पेपर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो गया है और उसमें हमको वैल्यू एडिशन अलग अलग तरीक़ों से करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम में अभी भी कम है। और थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है ऐसा कि एक चीज़, जैसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, चाहे IIT के हो, नीट्स के हो, एम्स में पढ़ते हो या फिर DU JNU ऐसे स्टूडेंट हो, वो मैक्सिमम ही इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो एक जो हिंदी मीडियम में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो इंग्लिश मीडियम की कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं है, लेकिन पिछले जो हम 4-5 वर्षों में देखें तो हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट है उसमें भी काफ़ी सुधार अभी आने लगा है। खास करके पिछले 2 साल में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए एक नई उम्मीद जगी है, ये भी बात सही है। अगर प्रीलिम्स को लेकर बात करें गगन जी, तो प्रीलिम्स की तैयारी, आप कहते हैं कि भाई आयरन गेट तो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स अगर पास कर लिए तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी है जिनमें, वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में इस आयरन गेट को पास करने के लिए, पार करने के लिए आपने क्या क्या तरकीब सुझाएंगे आप, और क्या क्या अपनाया था आपने? अब जैसे प्रीलिम्स में अपने 4 अटेम्प्ट्स में मेरा कभी भी प्रीलिम्स रुका नहीं था और अच्छे मार्क्स आते थे। प्रीलिम्स में ज़्यादातर हम क्या है कि बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं और जो बेसिक होती है उस बेसिक को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका बेसिक बुक्स के ऊपर, चाहे लक्ष्मीकांत हो या फिर स्पेक्ट्रम हो, उनको आप अच्छे से पढ़ो। सेकंड, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थीम लगभग फिक्स होती है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की हो। अब जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो चावल के ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, वो अलग अलग तरीके से पूछती है, तो वो चीज़। थर्ड चीज़, प्रैक्टिस। हम पढ़ेंगे उसके बाद अगर हम उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। ये हो गया GS की बात। अब एक होता CSET। काफ़ी बार हम CSET को सोचते हैं कि क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स चाहिए, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलती पिछले जो 3-4 साल में जो CSET का लेवल अभी जो बदला है उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो IIT से पढ़े हुए हैं, एक दो ऐसे लोग भी जिनका मैथमेटिक्स भी ऑप्शनल है, वो लोग भी CSET में फेल कर गए। इसलिए कोई भी पेपर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और उतनी ही सीरियसनेस के साथ एग्जाम की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे यूपीएससी ने अपना भी पैटर्न चेंज किया है तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके साथ ही जैसे कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखे, फिर खुद के अंदर जो डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, इस टाइप की अगर स्किल हमारे अंदर है
तो फिर पीटी इस एग्जाम में बिल्कुल हर्डल नहीं रहेगा। तो सीसेट के लिए अगर नए स्टूडेंट्स को आपको बताना हो कि क्या करना चाहिए, एक गलती तो आपने इंडिकेट कर दिया, बिल्कुल जो कि जनरली हिंदी माध्यम में होता भी है, और मैं कहूँ कि अन्य माध्यमों में भी होता है बिल्कुल कुछ हद तक, कि ठीक एग्जाम के पहले नींद खुलती है कि सीसेट को देख लेना चाहिए, और वहीं एक रिजल्ट रुकने वाली बात हो जाती है। लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 24 देने वाले हैं, उनके लिए अगर आपको बताना हो कि सीसेट में अभी से क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए, तो क्या बताएं? पहले तो सबसे पहले तो हमको खुद का सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि हम किस लेवल पे है। अगर हमको खुद को लगता है कि हमारी मैथमेटिक्स, रीजनिंग या फिर जो कंपैरिजन स्किल है वो कमज़ोर है, तो उसे हमारी कमज़ोरी मान के बैठने की बजाय उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। डेली अगर हम 1 या 2 घंटे सी सेट की अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जैसे अब एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब सी सेट ही पास नहीं होगा तो फिर जीएस में कितना ही पढ़ लो, कोई काम का कोई फायदा उसमें होने वाला नहीं है। तो एक ये कि अपनी खुद का सेल्फ असेसमेंट करो कि किस लेवल पे है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, रीजनिंग अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप लास्ट के 2-3 महीने पढ़ सकते हो। अगर अच्छी नहीं है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 1 या 2 घंटे डेली। इसके साथ यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखिए कि यूपीएससी किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे काफ़ी बार हम जो पैसेज पूछे जाते हैं कंप्रीहेंशन, उनको हम सोचते हैं कि एग्जाम में जाके बना लेंगे, लेकिन उनको पूछने के पीछे यूपीएससी का क्या मकसद है, वो उनमें क्या जानना चाहती है, तो उस चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और फोर्थ चीज़, जैसे रीजनिंग से है, मैथमेटिक्स है, इसमें काफ़ी बार हम 1 या 2 टॉपिकों को कवर करके जाते हैं या फिर कुछ टॉपिकों को छोड़ देते हैं। लेकिन यूपीएससी के द्वारा कभी एक टॉपिक से ज़्यादा ही पूछ ले जाते हैं, कभी एक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए लगभग तैयार रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करें और कंटिन्यूटी खुद के अंदर बनाए रखें और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर अवश्य हम इस एग्ज़ाम को, और जो सी सेट है जो हर्डल है, वो उससे हम बाहर आ सकते हैं। आप आए थे जब, तो आप IITian थे ऑलरेडी, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है IIT से पढ़ने का, और IIT BHU बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है। तो IITian होने के बाद आप आए और पहली बार में इंटरव्यू दिया आपने, और दूसरी बार में सडनली आपका पीटी में रुक गया। नहीं, मेंस नहीं हुआ था, मेंस पीटी नहीं हुआ, मेंस आपने दिया, पीटी तो आपको कभी रुका हाँ। नहीं। तो फिर आपने क्या एनालाइज किया कि कहाँ चीजें छूट गई, गलती हुई? बिल्कुल, जब मैं पहली बार मेंस लिखा तो उस साल मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गया। फिर दूसरी बार मैंने जो पिछले साल अपनाई थी चीज़, उन्हीं चीज़ों को फिर मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार मेंस हो गया तो शायद अगली बार भी हो जाएगा। लेकिन उसमें जो मेरी गलती रही थी, पहली गलती की यूपीएससी का जो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे उसमें एनजीओ लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सब लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर है। इन सब को मैंने ऐसे छोड़ दिया था। बाकी अपनी तरफ से कि मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ, किसी ने बोला ये पढ़ लो तो उसमें ये पढ़ लिया, किसी ने बोला योजना पढ़ना तो योजना लेके आ गया, कुरुक्षेत्र बोला तो मैं कुरुक्षेत्र लेके आ गया। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो एक प्लान तरीके की नहीं थी, तो उसका मुझे नुकसान हुआ। सेकंड, मेरी जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो ऑप्शनल और जीएस के बीच में जो बैलेंस था वो मेरे से बन नहीं रहा था। कभी ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम दिया तो मैथमेटिक्स छूट गया, और फिर जो जीएस छूट गया, जीएस को टाइम देने लगा तो ऑप्शनल छूटने लगा। सेकंड ये थी। थर्ड में प्रैक्टिस के लेवल पे मैं सोचता था कि इतना प्रैक्टिस क्या करना, अगर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो एग्जाम में जाकर तो लिख ही दूंगा, अगर खुद को आता है तो लिखने में क्या जाएगा। तो वो एक मैं गलती किया था। फोर्थ गलती कि खुद के ऊपर अंडर कॉन्फिडेंस में होने लग गया एग्जाम में जाने से पहले कि सिलेक्शन इस बार लेना ही है, पिछली बार नहीं हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे वो बैक फायर कर गया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ भी रहे थे उनको मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा था वहाँ पे। तो जब हम फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल स्किल है और सोचने की जो पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ये 4-5 फैक्टर रहे थे जिनकी वजह से मेरा 2020 में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा, आप एक और प्रेशर की बात कर लेते हैं कि IIT से जब बाहर निकलते हैं तो एक बड़ी दुविधा होती है। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो IITian ही थे और फिर IAS बने। तो एक दुविधा ये होती है कि नौकरी करें, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं आप मध्य वर्ग से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ये संकट सामने खड़ा होता है कि नौकरी कर लें, साथ में तैयारी करें। अगर अभी जब कैंपस हो रहा है, हमारे सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट हो रहे हैं, उस समय अगर छोड़ दिए और 2-3 साल बाद नहीं सक्सेसफुल हुए IAS के एग्ज़ाम में, तो क्या होगा? तो आपके सामने भी ऐसी कोई चुनौती थी या आप एकदम क्रिस्टल क्लियर थे कि नहीं ठीक है, IIT हुआ, अब करना है इसको, IAS करना है?
नहीं, जब जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मैंने मन बनाया था कि यूपीएससी का मुझे एग्जाम देना है। उससे पहले मैं जो इंजीनियरिंग सर्विस होता था उसकी सोच रहा था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग मेरा अच्छा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार यूपीएससी के लिए भी ट्राई किया जाए। तो फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आया। लेकिन दिल्ली में जब मैं 1 साल प्रिपरेशन किया और दूसरी बार जब मेरा मेंस नहीं हुआ, तब जो आप वो चीज़ बोल रहे थे वो सारी चीज़ मेरे माइंड में आने लगी कि क्यों ना मैं फिर कॉलेज से प्लेसमेंट ले लेता, क्योंकि साथ वाले जो और सारे फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो चुके थे। कुछ की पीएसयू में जॉब लग गई थी, कुछ इंजीनियरिंग सर्विस में आईएएस बन गए थे, किसी का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, वो अपने हिसाब से सब सेटल थे। तब ये सारी चीज़ माइंड में तो ज़रूर आती थी। लेकिन फिर एक ये भी था कि यूपीएससी की एग्ज़ाम का जो ड्रीम था, क्योंकि जब मैंने अपने कॉलेज में बहुत सारे लोगों से मिला, अपने गांव की समस्या मैंने देखी और जो महिलाओं की, किसानों की जो समस्या, क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से था, तो उन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट मैं कहाँ से कर सकता हूँ, सोसाइटी के ऊपर कहाँ से मेरा इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो एक माध्यम सिविल सर्विस है। उस वजह से मेरा जो इसके ऊपर फोकस बना रखा। बाकी जो घर वाले थे, मम्मी पापा भाई और जो रिलेटिव थे, उन्होंने भी मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसको कि हाँ तू कर सकता है, जो और सारे दोस्त थे कि यार तेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, उतनी एनर्जी तू अगर इसमें देगा तो इस एग्ज़ाम को तू पास कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों ने जो मेरी जो एक टारगेट था उस टारगेट को केंद्रित रखा, और उसकी वजह से फिर मैं आगे जो अपनी पढ़ाई थी उसको चालू रख पाया। तैयारी शुरू करने के समय कोई पॉइंट ऑफ मोटिवेशन इससे इतर भी था कि सामाजिक स्थितियां देखना या फिर अपने गांव में परेशानियों को देखना, इसके अलावा भी कोई ऐसा मोटिवेशनल पॉइंट था जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं यूपीएससी ही सही जगह है? हाँ, ऐसे तो खैर जैसे मेरा जो एक मोटिवेशन मेरे दादाजी थे। अच्छा। क्यों, वो दादाजी हमेशा बोलते रहते थे कि कुछ ऐसा भी काम करना जिससे तेरे साथ साथ हमारा भी गांव के अंदर नाम हो। तो वो सारी चीज़ मुझे अंदर से मोटिवेट करती थी। क्यों, उनका भी एक सपना था कि मैं भी कोई ऑफिसर बनूं, और जिससे कि मेरा नाम तो होगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ जो घर वाले हैं, दादाजी है, मम्मी पापा है, या फिर और सारे रिलेटिव है, तो उन सब का भी एक नाम होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर जो एक कहीं ना कहीं जो सोशल प्रेस्टीज सेवा के साथ जुड़ा ही हुआ है, तो उन सारी चीज़ों ने मुझे एक प्रेरित किया था कि जब दादाजी का मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ थी। उसके अलावा तो जैसे कॉलेज के अंदर लोगों से मिलना था, कभी हम सरकारी ऑफिस में गए, वहाँ पे कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों की और सेवा कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो सर्विस है वो आपको एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है, बाकी और सारी सर्विस भी है, इससे आप जो ब्रॉडर व्यू में काम कर सकते हो। तो कहीं इन सारी चीज़ों ने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था। अच्छा, एक बात और बताइए इसी बात पर कि भाई एक समय तक जब आप तैयारी करने की सोच रहे होते हैं और आपको लगता है कि किसी अधिकारी को देखकर, मान लीजिए अपने शहर में आपके डीएम का काफिला गुजर रहा है, आपको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, किसी भी तरह से यूपीएससी क्रैक करना है। आज की स्थिति में अगर मैं बात करूं, आप ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं, ट्रेनिंग होगी, आज की डेट में अगर कोई अधिकारी क्रॉस कर रहा है, क्या मन स्थिति होती होगी आपकी? कैसा लगता होगा? क्या सोचते होंगे? नहीं, वो तो जैसे लास्ट ईयर आईपीएस हो गया था, तो आईपीएस होने के बाद भी मैं यहीं पे दिल्ली में फिर रह रहा था। तो जब लगता था जैसे किसी काफिले को देखा या फिर किसी ऑफिसर को देखा कि एक दिन हमें भी ये सब मौका मिलेगा इस तरीके से जाने का। बाकी अभी तो इतना कुछ माइंड में ये सब आता भी नहीं। अभी तो जैसे मैं पहले नॉर्मल इंसान था उसी तरीके से बीच का एक्साइटमेंट वाला पीरियड अब जाकर नॉर्मल हो गया है। ठीक है, मेंस की तैयारी पर आ जाते हैं। मेंस की तैयारी के अगर पेपर वाइज बात करें, पेपर 1 से शुरू कर लेते हैं, तो कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे स्टूडेंट्स को कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई और क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसे पेपर 1 के अंदर 3 पार्ट है। उसके अंदर एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके अलावा सोसाइटी है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट है, जैसे एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें जैसे इस बार मैंने अपनाई थी कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रोनोलॉजी हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने उसको क्रोनोलॉजी वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। सेकंड, इसमें पर्सनालिटी, जैसे गांधी जी है, नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे, उनका जहाँ जहाँ भी योगदान रहा है उस एग्जाम को, उनके जो योगदान है उसको हम वहाँ पर करें। इसके साथ ही इस बार मैंने ये भी किया था कि जो मैप मैं इसमें बार बनाने लग गया था। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, तो मैंने इंडिया का मैप बनाया और उसमें भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंसिडेंट और कौन कौन से संत कहाँ पे थे उसको मैंने मैप में दिखा दिया था। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसे हो गया था। बाकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चनों में हम मैप बना सकते हैं।
तो मैप ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें देखे कि हाँ इस मैप में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसी हमने इंडिया का मैप बना दिया, वर्ल्ड का मैप बना दिया, उसमें कुछ हमने सोई किया ही नहीं, तो उस वाले मैप का कोई फायदा नहीं है। मैप आपका एक वैल्यू एडिशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैप कंटेंट को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। कंटेंट आपका उतना ही हो, लेकिन मैप आपका एक्स्ट्रा रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। और ज्योग्राफी में भी मैंने इस बार, जैसे सरकार की स्कीम होती है, जैसे अगर क्वेश्चन स्टील के ऊपर पूछा हुआ तो मैंने स्टील पॉलिसी को वहां पर डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पूछा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को वहां पर लगाया। और थर्ड होता है इसमें सोसाइटी। तो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स हो, करंट एग्जाम्पल। जैसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो मैंने बोला कि उसमें मैंने ये भी लिखा था, जैसे कोरोना के ऊपर नमस्ते, नमस्ते का जो कल्चर था वो बाहर की जितनी भी कंट्री थी वो भी उसको अपनाने लगी थी। इसके अलावा रिपोर्ट्स है, कमेटी है, डेटा है, फैक्ट्स है, पाई चार्ट्स है। तो ये सारी चीज मैंने पहले से तैयार कर ली थी कि अगर महिला को क्वेश्चन आएगा तो फिर जेंडर गैप इंडेक्स मुझे यूज करना है, जेंडर पे गैप यूज करना है। तो ये सब मैं पहले से लिख लिया था कि इस टाइप का मुझे ग्राफ बनाना है, रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग कैसे उतार चढ़ाव हुआ है, ये सब करना। तो ये सब पहले से तैयार करके रखो। इसके साथ ही जैसे ये जीएस पेपर 1 में और आपकी स्ट्रेटजी ऑप्शनल, जैसे कि काफी लोगों को ऑप्शनल हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, ऑप्शनल की स्ट्रेटजी अलग होती है और फिर जनरल स्टडीज की स्ट्रेटजी अलग होती है। तो उस तरीके से इसमें हम बैलेंस बना सकते हैं। और फिर पेपर 2, 3 बहुत सारे ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड में 3 जरूर फंसता है थोड़ा सा। अब सर जैसे मेरे पेपर 2 में लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स थे और इस बार भी मेरे 118 मार्क्स है। लास्ट ईयर 107 थे। तो पेपर 2 में भी मैंने ऐसे किया था कि मैंने सबके नोट्स बना लिए थे कि यूपीएससी ने, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है वो प्री के लिए हमारे लिए काफी है, लेकिन मेंस के लिए वो काफी नहीं है। तो मैंने इस बार क्या किया था कि यूपीएससी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके मैंने नोट्स बना लिए। वो काफी इंग्लिश में भी थे। मैंने इस बार एक चीज और अपनाई थी, जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क भी मैंने इस बार किया था। उसमें बता देता हूं, मैंने जैसे इंग्लिश में मैंने कोई चीज पढ़ी, उसको मैंने गूगल ट्रांसलेटर में डाला, उसने उसको हिंदी में कर दिया और फिर उसको मैंने वर्ड में पेस्ट कर दिया। तो फिर मेरे नोट्स उसी लेवल के बन गए जो इंग्लिश मीडियम के जो लोगों के लिए मैक्सिमम होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जो टॉपिक बाय सारे नोट्स बना लिए। उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल तैयार कर लिए। प्री के बाद और मेंस के बीच में न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था, उसमें कोई भी घटना हुई उसका मैंने एग्जाम्पल नोट कर लिया कि ये एग्जाम्पल है। रिसेंट एग्जाम्पल देने से ये फायदा ये होता है कि हम उसको डिस्क्राइब अच्छे से करना नहीं पड़ता। फिर आपने बस एग्जाम्पल डाला कि मान लो कोई एनजीओ का केस आया तो आपने एनजीओ का नाम लिख दिया इससे रिलेटेड, तो उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। इसमें इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, रिसेंट वाले, उससे पहले वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल, बहुत सारी कमेटी बनी हुई है, काफी सारे कमीशंस बने हुए हैं। तो मैंने ऐसे लिख लिया था कि इसका क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने लिख लिया कि संघवाद का क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पे आर्टिकल 1 को यूज करूंगा। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट्स है उनको यूज करूंगा। उसके अलावा जो सरकारी आयोग, पूंछी आयोग की जो रिकमेंडेशन है उनको यूज करूंगा। तो ऐसे मैंने पहले से प्रिपेयर होकर गया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसमें डालना ही डालना है। इसके साथ इसमें गवर्नेंस है। गवर्नेंस में भी जो सिलेबस में दी हुई टर्म्स है उनको अच्छे से यूज करना, उनकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है। अब जैसे एक क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया था तो मैं पेपर में 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम लिख दिया था कि निर्भय गैंग है, निर्भय भानी है, फिर सेवा है, कुदुमश्री है, जीविका है। तो ऐसे करके मैं 10 नाम लिख दिया था। उसके अलावा सरकार की स्कीमों का मैं काफी अच्छे से यूज किया। आईआर के क्वेश्चनों में कि सर जो कुछ टर्म होते हैं जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, नेबरहुड फर्स्ट है, एक्सटेंडेड नेबरहुड है, तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होती है उनका मैंने इस बार काफी ज्यादा यूज किया। और जहां जहां मुझे लगा कि मैप बना सकता हूँ आईआर वाले क्वेश्चनों में, वहां पे मैंने मैप बनाए। और इसके साथ जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चनों में पाई चार्ट, छोटे छोटे, मैंने क्या बड़े डायग्राम इस बार नहीं बनाए थे, छोटे डायग्राम, माइक्रो और मैक्रो डायग्राम के ऊपर मैंने इस बार ज्यादा फोकस किया था। और जहां मुझे लग रहा कि किसी चीज की रैंकिंग दिखानी है तो रैंकिंग के लिए मैंने ऐसे पाई चार्ट बना दिया। तो ये सारी चीज जीएस 2 में किया था। जीएस 3 में 3-4, जीएस 3 के अंदर काफी सारे पोर्शन आ जाते हैं, जैसे अपनी इकोनॉमी भी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी है। तो इन सब में भी जैसे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के लिए आपके पास डेटा होने चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स। तो पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने टॉपर्स की कॉपीज थी, उन कॉपीज के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे इस बार कि मुझे किसी टॉपर्स की कॉपी में कुछ लाइन अच्छी लगी या फिर कुछ डायग्राम में कुछ डेफिनेशन अच्छी लगी तो मैंने अपने उसमें स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। फिर उनको मैं रिवीजन करता रहता था। छोटे छोटे डायग्राम्स ये मैं उसमें भी अप्लाई किया था, एग्जाम्पल्स किया था। अब जैसे इसमें सिक्योरिटी में वो इंडिया का मैप, मान लो कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ तो मैंने सारे बॉर्डर का बताया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश पे क्या प्रॉब्लम है, ये सारी मैंने मैप में ही दिखा दी थी। क्योंकि मैप आपके साथ केवल मैप ही नहीं होना चाहिए, मैप के साथ इन्फॉर्मेशन भी जुड़ी होनी चाहिए।
और एक फिर अपना आता डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कौन कौन से डिजास्टर पिछले 3-4 सालों में हुए हैं उनके लिए एग्जाम्पल्स भी तैयार किए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मैंने प्री के लिए पढ़ा था और यूपीएससी ने जो सिलेबस में जो जो टेक्नोलॉजी लिखी हुई है उनको तैयार किया। बाकी इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी, इन तीनों की मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी। और यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो उन सबको मैंने फिर अच्छे से तैयार किया था। इससे की भी बात कर लेते हैं। बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें पूछी जा रही हैं और ये आपके केस में तो और ज्यादा है कि आप IITian हैं ऑलरेडी, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है और जीएस का नेचर अलग है और साथ में ऐसे में एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को उठाना, बिल्कुल। उसकी तैयारी कैसे की आपने? पहले तो मैं मेरा जो ऐसे का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2020 में मेरे 133 मार्क्स आए थे ऐसे में। 2021 में मेरे ओनली 77 मार्क्स आए थे ऐसे में। उसी की वजह से मेरा हाँ उसी वजह से हाँ बिल्कुल। फिर इस साल मेरे 120 मार्क्स आए हैं। तो पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो मुझे लगता है कि उनकी अगर हम प्रैक्टिस पहले से नहीं करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमको हो सकता है। और विशेषकर जो मेरे जैसे ऑप्शनल है, टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, बाकी जो ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं, उनकी जो राइटिंग्स में पहले से स्पीड होती है, उनकी जो वर्ड से है, कंटेंट है, उनके ऊपर पकड़ होती है। तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी, जो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को देखिए कि किस टाइप के वो पेपर पूछती है, उसमें हम किस तरीके से सोच सकते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही निकाल देते हैं। जैसे इस बार एक ऐसे ये भी आया था कि एक आदमी एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकता। अब इसका आदमी जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने अपने हिसाब से कुछ भी निकाल लेता है। तो ऐसे में हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो ब्रॉड होनी चाहिए। हमारा जो इंट्रोडक्शन है, फिर हमारा बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, इसके साथ साथ जो फ्लो है, उसके अंदर डाइवर्सिटी है। और कहीं हम जो टॉपिक है उस टॉपिक से कहीं डाइवर्स नहीं हो गए। टॉपिक में कुछ पूछा हुआ है, हम फिर अपने हिसाब से उसमें कुछ और बताने लग गए। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। मतलब सोचने की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में और कोई प्रैक्टिस तो बनती नहीं। सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक को लीजिए जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके का है और फिर एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं ऐसे वाले। अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू वाले पार्ट पर और फिर कुछ और बातें करके कंक्लूड करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी को लेकर आपने कुछ अलग से तैयारी की थी या फिर सीधे सीधे जाकर फेस किया इंटरव्यू को? नहीं, इंटरव्यू की तैयारी से पहले तो कुछ अपने जो सीनियर्स थे 1-2 उनसे मिला कि किस तरीके का होता है। क्योंकि मैं तो कॉलेज में भी जब इंटरव्यू हुए थे कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो मैंने खुद को वहां से विड्रॉल कर लिया था। मुझे बैठना ही नहीं है, मुझे यूपीएससी करना है। तो मेरे लिए पहला इंटरव्यू था 2019 में। तब पहली बार डर था। बाकी मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, पुरानी ट्रांसक्रिप्ट देखी कि कॉलेज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो डेप था कि डेप के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि नाम से कहाँ बन सकते हैं, मेरे रहने जो नेटिव प्लेस है, कॉलेज है, जो मेरी हॉबीज़ है, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन तैयार किए। उसके अलावा मैंने अपने 8-10 फ्रेंडों को और भेज दिया कि भाई तुमको इसमें से कोई ऐसा लगता हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुझे क्वेश्चन भेज दिए। तो काफ़ी लोगों ने 10-10 क्वेश्चन, किसी ने 5-5 क्वेश्चन बना के मुझे भेजे कि हाँ ये क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उनको भी फिर मैंने ऐड कर लिया। उसके अलावा जैसे खुद मिरर के सामने फर्स्ट टाइम तो मैंने जैसे खुद का फोन किया, फोन में खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वर्ड का रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, पता नहीं चलता। हाँ, तो खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करता था। उसमें मुझे लगता कि यार ये वर्ड में ज़्यादा रिपीटेशन यूज कर रहा हूँ या फिर कुछ में से ऐसे वर्ड इसमें यूज कर रहा हूँ कि जिनका मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उन सबको मैंने धीरे धीरे हटाना स्टार्ट किया। बाकी जैसे मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने काफ़ी दिए। तो मॉक इंटरव्यूज़ में जो मुझे सजेशन मिलते थे, काफ़ी बार कुछ सजेशन ऐसे होते हैं कि वो आपको बदलाव नहीं करने चाहिए, और कुछ सजेशन ऐसे होते हैं कि आपकी बोलने की स्पीड कम है या फिर पिच कम है, पिच को और बढ़ा सकते हो, ज़्यादा तेज बोलते हो। तो इन सब में फिर मैंने अपने में सुधार करने की कोशिश की। और बाकी यूपीएससी में पहली बार इंटरव्यू देने गया तो मेरा फर्स्ट, जैसे अपन जाते हैं तो जाते ही मेरा पहले ही इंटरव्यू था। तो एक ऐसी ज़्यादा थोड़ा नर्वस हो गया था कि पहली बार इंटरव्यू देने आया हूँ, वो भी मेरा पहले ही आ गया। लेकिन जो बोर्ड होते हैं वो काफ़ी कॉर्डल होते हैं, काफ़ी अच्छे से वो बात करते हैं, अच्छे से बैठाते हैं। तो वहाँ पे जो नर्वसनेस है वो अंदर एंटर करने के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। वो 1-2 मिनट ही रहती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ याद है आपको? हाँ, इस बार तो जैसे पिछली बार जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैक्सिमम मेरे डेप के ऊपर ही उस साल इंटरव्यू चल रहा था। जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की 5 कमियां कौन कौन सी है,
और फिर मैंने कमी बताई, तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि अगर आपको वहाँ पे डीएम बना दिया जाता है तो आप इसमें कैसे सुधार करोगे। उस साल फिर मेरे से बजट का भी क्वेश्चन पूछा था कि बजट में सरकार ने कौन कौन से किसानों के लिए विशेषकर प्रयास किए, फिर उनमें वो और ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए बोला था। जब लास्ट ईयर दिया था तो एक मेंबर ने मेरे से पूरा इंटरव्यू उनका मेरे ऑप्शनल के ऊपर था, मैथमेटिक्स का। अच्छा, मैथमेटिक्स बेसिक से है, मैथमेटिक्स से बच्चे इतने क्यों डरते हैं, मैथमेटिक्स को हम इनोवेटिव तरीके से और कैसे पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट के भीतर ना जाके उसके इर्द गिर्द पूछा, या फिर भीतर सब्जेक्ट में भी उन्होंने पूछा? नहीं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सब्जेक्ट के अंदर ही पूछे थे। जैसे उन्होंने एक हमारे टॉपिक होता फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन पूछे थे। फिर लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीजें, इनके ऊपर क्वेश्चन थे। इस बार के जो इंटरव्यू में एक मेंबर ने सारे क्वेश्चन उनके मेरे जो बैकग्राउंड था सिविल इंजीनियरिंग, उस सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन थे। उसमें जैसे उस टाइम जोशीमठ का भी घटना हुई थी, तो जोशीमठ में क्यों हुआ, कैसे के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग से है और सारी रेटिंग सिस्टम है। इसके साथ ही जैसे मेरा कॉलेज वाराणसी से था, तो वाराणसी में सुबह बनारस क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्या हिस्ट्री थी, मदन मोहन मालवीय जी का क्या योगदान था, ये सब क्वेश्चन थे। बाकी जो करंट अफेयर उस टाइम पे जो करंट अफेयर के जो टॉपिक चल रहे थे न्यूज में, उन सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ बातें अगर हम और बढ़ाएं इंटरव्यू के बाद, क्योंकि तीनों फेज पर छोटे मोटे मतलब मोटे तौर पर बात हो गई है, लेकिन 3-4 ऐसे सवाल हैं जो शायद हो सकता है आपने भी जब तैयारी की होगी तो पहले सोचा होगा, या फिर किसी टॉपर से पूछा होगा, या किसी सीनियर से पूछा होगा। इसमें से पहला सवाल है कि एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें? स्टार्टिंग में तो ये था कि यार सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने तो सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। कुछ सेलेक्टेड एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो ज्योग्राफी मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, तो स्टार्टिंग में मैंने 6 से लेके और 12th तक ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने पॉलिटी की भी कुछ एनसीईआरटी पढ़ी थी। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो पहले से स्पेक्ट्रम में लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। इकोनॉमी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, लेकिन उनको ना पढ़े तो ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें उसका जो सिलेबस दिया हुआ है और यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस पूछा जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो वो आप छोड़ सकते हो। बाकी अगर बेसिक नॉलेज लेना है तो बाकी आप पढ़ सकते हो, लेकिन तो सारी एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे ज्योग्राफी का आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो आपको उसका फायदा महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ एनसीईआरटी ऐसी है कि उनके लिए इतने रिसोर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रिसोर्स है अपना एनसीईआरटी, क्योंकि ज्योग्राफी में इतना कुछ चेंज भी नहीं होता। इकोनॉमी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, तो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ने का इसलिए ज़्यादा फायदा नहीं होता। बाकी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उसमें बेसिक दिया हुआ है, और विशेष रूप से जो 11th की एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उन दोनों से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस बार तो मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से थे। उसके अलावा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 21 जून का क्वेश्चन 4-5 बार पूछ लिया, उसके अलावा सीधे सीधे एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये मतलब सवाल अब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में तमाम तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, और जब भी हम सेशन लेते हैं तो उसमें इन चीज़ों को डील करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता किसकी होगी? जाहिर तौर पर जो आईएएस बन चुका है उसकी होगी। तो आप जब बताएंगे उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी कि उनको स्पष्टता बनेगी, अपने डिसीजंस लेने में इस बात से उनको बड़ी मदद मिलेगी। तो दूसरी एक दुविधा की बात ये रहती है कि न्यूज़पेपर का क्या करें? न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए या फिर कोई डिजिटल मीडिया है आजकल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर चल ही रहा है एक्सप्लेनेशन, तो वैसा कुछ करें या फिर न्यूज़पेपर खुद से पढ़ें? और आपने क्या किया? देख, पहले तो अपने बारे में बता देता हूँ। मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे पता नहीं आलस काफ़ी आता था कि डेली कौन पढ़ेगा। बाकी इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने हिंदी का ही न्यूज़पेपर फॉलो किया था। उसमें अभी कुछ दिन मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा था। दैनिक जागरण में लगभग पढ़ता था, नेशनल एडिशन वो है। बाकी अगर हम न्यूज़पेपर को भी छोड़ दें और इतनी सारी जो न्यूज़ एनालिसिस है उनको भी सुन सकते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आज कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है उन सब के हम अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि जब एक हम खुद को पढ़ेंगे तो एक हम फालतू की न्यूज़ भी काफ़ी बार पढ़ने लगते हैं। तो एक दूसरा आदमी आपके लिए पहले से ही मेहनत करके दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आज न्यूज़ थी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
यूपीएससी इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है, तो वो हमको अगर पहले से ही रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है तो हमें उसको अपना लेना चाहिए। और अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो तो आपको ये करना चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है। हाँ। बाकी जो फालतू की जो पॉलिटिकल न्यूज़ है या वो फिर सब ऐसी छोड़ना है। कुछ न्यूज़ है उन सबको आप छोड़ सकते हो और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकाल सकते हो जो कि आपको मदद करे। जैसे मैं बता रहा था कि एग्जाम्पल्स थे, कोई रिसेंट घटना हुई, तो इन सब के क्या मैं नोट्स बना लिया था प्री के बीच में और मेंस के बीच में। तो मेरी एक इतनी बड़ी कॉपी भर गई थी, तो मुझे फिर एग्जाम्पल बनाने के लिए, एग्जाम्पल ढूंढने के लिए कहीं मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उन सब से मेरे एग्जाम्पल बन गए, उन सब से ही मेरी केस स्टडी बन गई, उनसे ही रिपोर्ट्स भी आ गई, कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ वो भी वहाँ पे आ गया। तो ये आपको जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें एक वैल्यू एडिशन के रूप में मदद करता है। और इस टाइप से अगर हम क्वेश्चनों में ये वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक क्वेश्चन में अगर आधा नंबर भी हमारा बढ़ गया तो एक पेपर में 10 नंबर होंगे, 4 पेपर में 40 हो गए, तो 40 नंबर इतने होंगे कि आप या तो लिस्ट से बाहर होंगे या फिर लिस्ट से अंदर हो जाओगे। तो न्यूज़पेपर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसा कि इस इंटरव्यू में भी आपको समझ आया होगा कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल्स आपने बहुत ज्यादा पकड़े हैं। यस सर। कि पढ़ रहे हैं तो उसी समय नोट कर लिए कि ये हमारे काम आएगा। यस सर। ये ठीक ठीक वैसा है कि आज ही चुन लीजिए, एक साल बाद काम आएगा, आपको अभी सेंस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो गगन बोल रहे हैं आप, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी संदेश है जो आपने शुरू में ही दिया कि सिलेबस को पी जाइए, तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे कि आज जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के किस हिस्से से टच कर रहा है। तो वो आपने बखूबी कर दिया था, इसका मतलब शुरू में। सिलेबस का एक ये होता है कि काफी स्टूडेंट सिलेबस को याद कर लिए, ऐसे लाइन बाई लाइन याद कर लिए, लेकिन उसको अप्लाई करना वो नहीं जानते। अब आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस लाइन बाई लाइन याद करना है, उसमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या है, कि सेपरेशन ऑफ पावर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये सारे सिलेबस में के पार्ट्स है। अब मान लो कि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे, कोई न्यूज आई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किसी ने अच्छा काम किया है, तो आप तुरंत नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ये काम किया है, तो आपके लिए एक पॉइंट हो गया हो। जैसे कुदुम श्री ने कुछ रूरल डेवलपमेंट के लिए, फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ काम किया, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, उसमें एक पॉइंट हो गया रूरल डेवलपमेंट, सेकंड हो गया पॉवर्टी एलिवेशन, तो आपके पास बॉर्डर पॉइंट अपने आप बन गए। अगर इस टाइप से आपने कंटेंट को तैयार किया है और न्यूज़पेपर से आपको यूज किया है, तो उसको इस टाइप से यूज करना सिलेबस को। ये सिलेबस नहीं कि सिलेबस आपने पढ़ लिया बस आपको याद कर लिया, उसका यूज करना आपको कैसे यूज कर सकते हैं। और अजीब बात ये है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज है ये मिसिंग है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, सिलेबस को बहुत कायदे से समझना, ये सब आपकी तैयारी में छूटता है और यही फाइनली रिजल्ट को रोकता है। क्योंकि आप जब सिलेबस सोचते हैं तो आपको लगता है पॉलिटी, बट पॉलिटी के साथ वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे कुछ पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट है कि नोट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, और फिर एक और सवाल मैं लूंगा। तो नोट्स को लेकर क्या किया जाए, कई सारे बच्चे पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाएं ना बनाएं, नोट्स को बनाने का तरीका क्या हो सकता है। शुरू में तो नोट्स पूरा पन्ना भर जाता है, बाद में समझ आता है इसमें कुछ ही वर्ड्स काम के थे। तो आपने क्या नोट्स वगैरह बनाया था, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने जैसे लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाया था। कुछ जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो जैसे अभी आप बता रहे थे, जैसे स्पेक्ट्रम में पढ़ा और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो मैं लगभग पूरी स्पेक्ट्रम को छाप दिया था। फिर मुझे समझ में आया, तो अब नोट्स अगर आप बनाते हो तो आप जिस बुक को भी पढ़ते हो उसको लगभग 4 बार पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बनाओ। पहली बार जस्ट रीडिंग लगाओगे, सेकंड बार आपको समझ में आने लगेगा कि इस बुक के अंदर है क्या है, थर्ड बार में आप थोड़ा लर्न करने की कोशिश करोगे, और 4 बार आप लगभग मैक्सिमम चीज़ उसकी याद होने लगेगी, और लास्ट में नोट्स वही चीज बनानी है जो हमको लर्न नहीं होती या जिन चीजों को हम भूल जाते हैं। सही बात। तो उस लेवल पे हम जाकर नोट्स बनाएंगे 4 बार या 5 बार रीडिंग करने के बाद, तो वो नोट्स से कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होंगे। और नोट्सों का मतलब ये होता है कि वो शॉर्ट्स होते हैं। अगर बुक को फिर से छाप दिया फिर नोट्स थोड़ी हुए, वो तो एक फिर बुक हो गई, कॉपी हो, उसमें फिर हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्टेज हो गया। तो नोट्स में ये कर सकते हो। बाकी मैंने प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, मेंस के लिए जरूर मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं बता भी रहा था कि 2 अटेम्प्ट्स में मेरा सिलेक्शन ना, एक बार फाइनल लिस्ट में ना आने का एक रीजन ये भी था कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा नहीं था। जब मेरा हुआ मेंस नहीं हुआ था तब वो मेरे लिए काफी बड़ा सेटबैक था। मैंने खुद की जो कमजोरियां थी उनको एनालिसिस किया, मैंने देखा कि कहाँ कमजोरी रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो टॉपिक्स है उनके नोट्स ही अवेलेबल नहीं थे। तो तब जाके मैंने या तो गूगल से कहीं ना कहीं से, जैसे किसी का मटेरियल किसी वेबसाइट से उठाया, फिर कहीं से मैंने कुछ किया, तो मैंने मैक्सिमम जो नोट्स थे अपने डिजिटल बना लिए थे पीडीएफ फॉर्मेट में।
एथिक्स के लगभग मेरे 300-400 पेज के नोट्स होंगे। मैंने वो क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाए थे कि मैंने कुछ टॉपिक डाला, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूपीएससी क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके मैंने टॉपिक डाल दिया। और फिर जो इंटरनेट के ऊपर 10-12 क्वेश्चन आ गए। फिर वो इंग्लिश में थे, जैसे काफ़ी सारे जो साइट्स थे वहाँ पे इंग्लिश में थे, तो मैंने इंग्लिश को कॉपी किया, गूगल ट्रांसलेटर में उसको डाला, गूगल ट्रांसलेटर से उसको हिंदी में किया, हिंदी से फिर मैंने उसको फिर उधर पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने इस बार नोट्स बनाए। तो उन नोट्सों का मुझे 2 अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। विशेष रूप से पहले जो पिछली बार दिया था उसमें मेरे GS2 और GS4 इन दोनों के नोट्स थे, और GS3 के भी थे लेकिन GS1 के नहीं थे। तो GS1 में लास्ट ईयर मार्क्स कम रह गए थे। इस बार मैंने उसी तरीके से GS1 के भी बनाए, तो उससे मुझे GS1 में भी इस बार फायदा हुआ है। तो GS1 में इस बार मैं 100 क्रॉस कर गया। लास्ट ईयर लगभग 85-86 इतने पे अटक गया था। अच्छा। तो वो नोट्स बनाने का फायदा होता है, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो एक तो शॉर्ट हो, ऐसा नहीं कि आपने पूरी बुक को ही छाप के रख दिया। तो नोट्स का तो फायदा बस होता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आजकल इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। इंटरनेट में भी रीडिंग मटेरियल भी है और देखने के लिए वीडियोस भी हैं और बहुत यूज़फुल हैं, इसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि वक्त उतना ही है, उसी में किताबों को भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब कोई टॉपर या जब कोई शिक्षक ये सारी बातें बता रहा होता है किसी नए उम्मीदवार को, अभ्यर्थी को, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो बहुत ही धैर्य के साथ सुनते रहता है या सुनते रहती है। और अचानक से लगता है कि ये सब होगा कैसे, इसके टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर सबसे ज़रूरी टिप्पणी आपकी चाहिए कि कैसे आपने अपने समय का प्रबंधन किया और क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या सलाह देंगे कि समय प्रबंधन में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहाँ समय बर्बाद नहीं करना है और कैसे अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से भी बचाना है थोड़ा। तो टाइम मैनेजमेंट तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम कम टाइम में कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर सके। उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। उस प्लानिंग में आप 2-3 लेवल पर उसको बना सकते हैं। एक डेली प्लान हो सकता है, फिर एक वीकली प्लान हो सकता है और एक मंथली प्लान हो सकता है। उसके अलावा हम लॉन्ग टर्म भी प्लान बना सकते हैं, जैसे 6 महीने का, कि 6 महीने में मुझे ऑप्शनल ख़त्म करना है। तो मैं ये करता था कि मैं ये नहीं पढ़ता, ऐसे नहीं सोचता था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, मुझे इतना चीज़ पढ़ना है कि इस बुक की मुझे आज 50 पेज पढ़नी है, तो 50 पेज खत्म हो गए, उसके बाद अपने आदमी रिलैक्स कर लो। और किसी दिन 50 पेज नहीं हुए तो मैं ऐसे एक गैप भी रखता था कि मैं 7 दिन में इस इतने चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, तो मैं उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा मानता था कि एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है कि अगर किसी भी तरीके से हो नहीं पाया बफर, ताकि उससे जो अंडर कॉन्फिडेंस है या फिर जो नेगेटिविटी है वो ना आए। तो एक अपनी जो टाइम प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए। सेकंड, जो भार, जैसे आप बता भी रहे थे कि इतना सारा मटेरियल भार पड़ा हुआ, एक तरीके से बाढ़ आ रखी है कि जो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है, इतनी साइट्स है, तो उसमें आप खुद के लिए आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे कहाँ से कुछ देखना है। अगर आप एक सब्जेक्ट को बुक से पढ़ पा रहे हो तो उधर ऑनलाइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 7 से 8 में न्यूज़ सुननी है, तो आप न्यूज़ सुन लो उस टाइम पे। और इसके साथ ही जो आजकल सोशल मीडिया है, उन सोशल मीडिया जैसे रील्स का काफ़ी कल्चर है। एक रील्स देखने लगे तो रील्स देखने में लगभग 2 घंटे चले गए। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन के दौरान जितने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट थे उन सबको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा। तो ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जाम में। जैसे सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ ऑनेस्टी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम जो रूम के अंदर जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो हम खुद को ही पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर से देखने वाला सोचेगा कि पढ़ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ जब हमारे अंदर पहले से रहेंगी, खुद के ऊपर हम कंट्रोल रखेंगे, तो बाहर चाहे कोई कुछ भी बोले उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी रहेंगी। बाकी जो भी टॉपर्स है या फिर जो भी निकलेंगे वो हर साल नई नई बातें बोलेंगे, लेकिन वहाँ से हमको ये देखना कि हमारे लिए कौन सी चीज़ उपयोगी है। सुनना सबकी है लेकिन करनी खुद की है। अगर किसी ने बोला कि योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है तो शायद हो सकता है कि उसके लिए वो हेल्प कर गई हो, लेकिन हमें ये देखना कि मैं योजना कुरुक्षेत्र आज पढ़ूंगा तो एग्जाम 6-7 महीने बाद मुझे याद रह पाएंगे क्या वो सारी चीज़ें। अगर आप पढ़ते हो तो उनके कुछ 1 या 2 पेज में नोट्स बना लो फिर, कि ताकि आप एग्जाम में उनका उपयोग कर सको। तो मैं इतना क्यों 2 अटेम्प्ट के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि पढ़ना उतना जितना एग्जाम में काम आ सके। तो उनको या तो लिख लो या फिर उनका फोटो खींच के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भी तरीके से आप उपयोग कर सकते हो ताकि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
तो समझ गए बातचीत। इस पूरी बातचीत से आपको बड़ा फायदा होगा उन लोगों को, खास करके जो एग्जाम अभी सोच रहे हैं 2024 देने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें, और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मनस्थिति में आप हैं वैसी ही मनस्थिति से इन्होंने भी तैयारी शुरू की होगी, कई सारी चीजें ठीक उसी तरीके से सोच रहे होंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात इन्होंने जो कही कि आप सुनिए, बहुत सारे टॉपर्स की सुनिए, बहुत सारे शिक्षकों की सुनिए, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने तरीके से चीजों को कीजिएगा, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। और इन सारी बातों का निचोड़ जो भी अच्छा लगे आज ही से शुरू कीजिए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्या क्या चीजें, जैसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जाम्पल को नोट करने की आदत डालना, सिलेबस को ठीक से समझ लेना, PYQs को डेली बेसिस पर, मैं हमेशा कहता हूं अपनी क्लास में भी कि 4-5 PYQ देखने की आदत डाल लीजिए, हैबिट में डाल लीजिए। चाय पी रहे हैं 5-6 क्वेश्चंस देख लिए कि क्या पूछा गया है। इन सारी हैबिट्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया गगन, आपने इतनी सारी बातचीत की और बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को समझाया। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए, फिर किसी एपिसोड में किसी और टॉपर के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।